अमूमन जब हम किसी बीमारी के निदान की बात करते हैं ना, तो वहाँ एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है। मतलब इंजीनियरिंग या मेडिसिन को ही देख लीजिए। हाँ, बिल्कुल। अगर हड्डी टूटी है तो एक्सरे की रिपोर्ट में वो टेढ़ी मेढ़ी सफेद लाइन बिल्कुल साफ दिख जाती है। उंगली रखकर सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि दिक्कत यहीं पर है। सही बात है। ये स्थिति बड़ी बाइनरी होती है। मतलब या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, एकदम स्पष्ट है ना। हाँ, इंसानी दिमाग को यह स्पष्टता बहुत सुकून देती है। चीजों का अलग अलग स्पष्ट खानों में बटा होना हमारी समझ को आसान बनाता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम राजनीति या समाजों और शासन व्यवस्थाओं की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो वो एक्सरे मशीन अचानक से काम करना बंद कर देती है। काम करना बंद कर देती है। हाँ, मतलब जिस राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को देखा जा रहा होता है, वो अक्सर बहुत धुंधला और भ्रमित करने वाला होता है। और सच कहूं तो ये जो निदान संबंधित धुंधलापन है ना, ये आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। आज सूचनाओं की इतनी भयंकर बाढ़ है कि असली व्यवस्था और सिर्फ दिखावटी व्यवस्था के बीच का अंतर पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। इसीलिए आज की इस गहन चर्चा का मिशन इसी धुंधलेपन को दूर करना है। आज की चर्चा का आधार जो स्रोत सामग्री है वो वाकई बड़ी दिलचस्प है। हाँ, सुनने वालों को शायद हैरानी हो। हाँ, ये कक्षा 9 के नागरिक शास्त्र का एक ट्रांसक्रिप्ट है। ये सुनकर शायद लगे कि ये तो स्कूल की बातें हैं। पर ऐसा है नहीं। बिल्कुल नहीं। जब इन बुनियादी सिद्धांतों को आज के जटिल परिदृश्य और एक वयस्क नजरिए से देखा जाता है, तो ये स्रोत सामग्री किसी मास्टर क्लास से कम नहीं लगती। सही कहा आपने। हम अक्सर इस शब्द को मतलब लोकतंत्र को दिन में कई बार सुनते हैं, लेकिन आज हम इसके असली अर्थ, इसके काम करने के तरीके और उन भ्रम जालों की गहराई में जाएंगे जो इसके नाम पर रचे जाते हैं। और ये बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल। पर आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट करना जरूरी है। आज की इस चर्चा में स्रोत सामग्री में दिए गए कुछ ऐतिहासिक और राजनीतिक उदाहरणों पर बात होगी। जैसे कि चीन या पाकिस्तान या फिर जिम्बाब्वे के घटनाक्रम। हाँ, तो ये चर्चा पूरी तरह से तटस्थ है। इसका उद्देश्य केवल शैक्षिक स्रोत में दी गई जानकारी और उसके पीछे के तंत्र को समझना है। किसी भी राजनीतिक विचारधारा या देश का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। ये स्पष्टता बहुत अच्छी है। तो इस धुंधलेपन को साफ करने के लिए स्रोत सामग्री सबसे पहले परिभाषा पर जोर देती है। लेकिन मेरा एक सवाल है, किसी भी जटिल व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले उसकी परिभाषा पर ही क्यों अटका जाए? क्योंकि परिभाषा ही वो नींव है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। स्रोत सामग्री में एक क्लासरूम की चर्चा का जिक्र है, जहां शिक्षिका मैडम लिंगदो और छात्रों के बीच इसी बात पर बहस हो रही है। अच्छा। वहां रिम्बियांग नाम का एक छात्र अब्राहम लिंकन की उस बेहद मशहूर पंक्ति का हवाला देता है, वही कि लोगों का लोगों के लिए और लोगों द्वारा चलाया गया शासन ही लोकतंत्र है। ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है। बिल्कुल। वहीं योलांडा नाम की एक छात्रा इस शब्द की जड़ों तक जाती है। हाँ, हम सब ने स्कूल में कभी ना कभी पढ़ा ही है कि अंग्रेजी का ये जो डेमोक्रेसी शब्द है वो यूनानी भाषा के डेमोस यानी लोग और क्रेशिया यानी शासन से मिलकर बना है। लोगों का शासन। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब हुआ लोगों का शासन। यह तो गणित के किसी फॉर्मूले की तरह सीधा और सरल लगता है। लगता तो है। लेकिन आज की दुनिया की जटिलताओं को देखते हुए यह परिभाषा बहुत अपर्याप्त महसूस होती है। और स्रोत सामग्री में शिक्षिका इसी अपर्याप्तता को कंप्यूटर के एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझाती हैं। अच्छा, वो कैसे? उन्होंने बताया कि शुरुआत में कंप्यूटर का आविष्कार केवल जटिल गणनाओं के लिए हुआ था, मतलब भारी भरकम कैलकुलेशंस को सुलझाने के लिए। सही बात है। उस वक्त की परिभाषा के हिसाब से वो सिर्फ एक कैलकुलेटर था। लेकिन आज उसी कंप्यूटर पर डिजाइनिंग हो रही है, मल्टीमीडिया का काम हो रहा है, इंटरनेट चल रहा है। बाप रे, आज तो सब कुछ उसी पर है। बिल्कुल। तो उत्पत्ति के आधार पर आज कंप्यूटर को परिभाषित करना, उसकी असलियत को नकारना होगा। हाँ, ये तो ऐसा ही है जैसे आज के जमाने में किसी स्मार्टफोन को सिर्फ बात करने वाली मशीन कहा जाए। हाँ, बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। मतलब ये परिभाषा तकनीकी रूप से शायद गलत ना हो, लेकिन ये उस उपकरण की पूरी क्षमता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। बिल्कुल कर देती है। लेकिन रुको, यहाँ मुझे एक उलझन हो रही है। बताइए। अगर समय के साथ शब्दों के अर्थ और परिभाषाएं इतनी ज्यादा बदल जाती हैं, तो क्या कभी भी किसी शासन व्यवस्था की कोई एक स्थायी परिभाषा तय की जा सकती है? ये एक अच्छा सवाल है। मतलब क्या ये एक ऐसी ट्रेन के पीछे भागने जैसा नहीं है जो कभी स्टेशन पर रुकती ही नहीं? ये एक बहुत ही जायज चिंता है। देखिए, शब्दों का विकास होता है और उनकी परिभाषाएं परिस्थितियों के अनुसार ढलती हैं। ऐतिहासिक महापुरुषों के विचार एक दिशा जरूर देते हैं,
लेकिन वर्तमान को परखने के लिए हमें अपनी खुद की कसौटी विकसित करनी होती है। तो स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत सामग्री में इस लंबी बहस के बाद एक बहुत ही बुनियादी और सरल सी परिभाषा पर सहमति बनती है। और वो क्या है? वो ये है कि लोकतंत्र शासन का वो रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। अच्छा, मतलब चुनाव। हाँ, लेकिन ये केवल एक शुरुआती बिंदु है, मंजिल नहीं। असली परीक्षा इस परिभाषा की परतों को उधेड़ने में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले शर्त चुनाव है, चुनाव होना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन क्या सिर्फ चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लेना ही ये साबित कर देता है कि व्यवस्था लोकतांत्रिक है? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। हाँ, और ये कहानी बहुत दिलचस्प है। वो बहुत ही कुटिल और जटिल तंत्र की ओर इशारा करता है। हाँ, पाकिस्तान का उदाहरण इस बात का सटीक विश्लेषण है कि कैसे एक दिखावटी ढांचा तैयार किया जाता है। कैसे, मतलब क्या हुआ था वहाँ? 1999 में सेना के जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलटकर सत्ता हथिया ली, लेकिन वह केवल सैन्य शासक बनकर नहीं रुकना चाहते थे। उन्हें कुछ और चाहिए था? बिल्कुल, उन्हें अपनी सत्ता को एक वैध शक्ल देनी थी। इसलिए 2002 में उन्होंने संविधान में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए बहुत गहरे बदलाव कर दिए। और ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर काम कैसे करता था? इस ऑर्डर के जरिए राष्ट्रपति को ये शक्ति मिल गई कि वह राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को जब चाहे भंग कर सकता है। बाप रे! यानी चुनाव हुए, जनता ने अपने प्रतिनिधि भी चुने, असेंबली भी बनी, लेकिन उन चुने हुए प्रतिनिधियों के सिर पर हर वक्त एक तलवार लटकती रही। बिल्कुल, इस तंत्र की असलियत यही है। एक नागरिक सुरक्षा परिषद बनाई गई जिसमें ज्यादातर सैन्य अधिकारी थे। और वो क्या करती थी? वो कैबिनेट के कामकाज की निगरानी करने लगे। मतलब चुनाव के बाद भी कानून बनाने और नीतियां तय करने की अंतिम शक्ति मुशर्रफ और सैन्य अधिकारियों के पास ही रही। तो फिर चुनाव का फायदा ही क्या? वही तो बात है। जिन लोगों को जनता ने अपने लिए फैसले लेने के लिए चुना था, वे असल में कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए स्वतंत्र ही नहीं थे। ये तो पूरी तरह से उस क्रिकेट टीम के कप्तान जैसी स्थिति हो गई जिसे एक बड़े से स्टेडियम में हजारों दर्शकों के सामने मैदान पर तो उतार दिया गया है। हाँ, टॉस भी वही कर रहा है। बिल्कुल, टॉस भी वही कर रहा है, लेकिन असल में बैटिंग ऑर्डर कौन तय करेगा? ड्रेसिंग रूम में बैठा कोच। सही बात है। कौन सा बॉलर कब विकेट दागेगा, ये भी बाउंड्री लाइन के बाहर से कोच ही इशारों में बता रहा है। तो ऐसे कप्तान के होने का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ एक मखौटा है, असली ताकत तो कहीं और है। और मुखौटे से कोई खेल नहीं जीता जा सकता। शासन के संदर्भ में देखें तो इसके पीछे का कारण बहुत स्पष्ट है। लोकतंत्र का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि प्रमुख फैसले लेने की शक्ति केवल और केवल निर्वाचित नेताओं के हाथ में ही होनी चाहिए। यानी जनता द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में? बिल्कुल। अगर अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास है जिसे जनता ने वोट देकर नहीं चुना, तो वहां चुनाव की पूरी कवायद सिर्फ एक महंगा और दिखावटी नाटक है। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई कि असली ताकत सिर्फ और सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। लेकिन ये चुनाव किस तरह के होने चाहिए? जब वोटर वोट डालने जाता है तो उसके सामने जो विकल्प होते हैं, क्या वे वाकई विकल्प होते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। स्रोत में चीन और मेक्सिको के उदाहरण दिए गए हैं जो इस विकल्प के भ्रम को बहुत बारीकी से खोलते हैं। हाँ, अगर चीन के तंत्र को देखें तो वहां की संसद के लिए चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत व्यवस्था में है। व्यवस्था कुछ इस तरह बनाई गई है कि चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। अच्छा, मतलब बिना उनकी मंजूरी के आप खड़े ही नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं। अगर पार्टी की विचारधारा से आप सहमत नहीं हैं, तो आप मैदान में उतर ही नहीं सकते। व्यवस्था पूरी तरह से एक ही पार्टी के इर्द गिर्द बुनी गई है। ये तो अजीब बात है। ये तो उस रेस्टोरेंट में जाने जैसा हुआ जिसके मेन्यू कार्ड में सिर्फ एक ही डिश छपी है। हाँ, और वेटर क्या कह रहा है? और वेटर बड़ी शान से कह रहा है कि देखिए, आपके पास चुनने की पूरी आजादी है। आप तय कर सकते हैं कि आपको ये डिश खानी है या फिर आपको खाली पेट वापस जाना है। बिल्कुल यही स्थिति है। अगर सामने चॉइस ही नहीं है तो उसे चुनाव कैसे कहा जा सकता है? सही कहा आपने। लेकिन चीन में तो फिर भी नियम साफ है। मेक्सिको का जो उदाहरण स्रोत में दिया गया है वो तो मनोवैज्ञानिक हेरफेर का एक अलग ही स्तर दिखाता है। मेक्सिको की कहानी बहुत दिलचस्प है। मेक्सिको 1930 में आज़ाद हुआ और वहाँ हर 6 साल में राष्ट्रपति के चुनाव भी होते थे। वहाँ कोई स्पष्ट सैन्य शासन भी नहीं था। लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव एक ही पार्टी PRI यानी इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी जीतती रही। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वहाँ कोई और पार्टी नहीं थी? वहाँ कोई एक डिश वाला मेन्यू नहीं था। विपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ती थीं, लेकिन उनका जीतना लगभग असंभव बना दिया गया था। असंभव? वो कैसे?
तंत्र इतना भ्रष्ट हो चुका था कि चुनाव जीतने के लिए हर अनुचित तरीके को संस्थागत रूप दे दिया गया था। हाँ, स्रोत बताता है कि वहां शिक्षकों तक का इस्तेमाल किया गया। सोचने वाली बात है कि शिक्षकों पर दबाव क्यों डाला गया? क्योंकि एक शिक्षक का समाज में और खास तौर पर बच्चों के माता पिता पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। बिल्कुल होता है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को मजबूर किया गया कि वे अभिभावकों को पीआरआई को वोट देने के लिए कहें। बाप रे, ये तो बहुत ही गलत है। इतना ही नहीं, मतदान के दिन ऐन मौके पर पोलिंग बूथ की जगह बदल दी जाती थी। ऐन मौके पर? इससे क्या होता है? इसके पीछे का मनोविज्ञान ये है कि जब आम मतदाता वोट डालने के लिए संघर्ष करता है, घंटों परेशान होता है, तो वो ठग कर वोट डालना ही छोड़ देता है। ये तो बहुत ही सोची समझी रणनीति है। बिल्कुल, दुनिया को दिखाने के लिए चुनाव हो रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी प्रक्रिया को इस तरह हाईजैक कर लिया गया है कि सत्ताधारी पार्टी कभी हारे ही नहीं। तो इसका मतलब निष्पक्ष चुनाव का मतलब सिर्फ चुनाव होना नहीं है। हाँ, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का मतलब है कि सत्ता में बैठे लोगों के हारने की भी समान संभावना होनी चाहिए। और चुनाव निष्पक्ष होने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हर वोटर की अहमियत बराबर हो। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है। बिल्कुल, समान मूल्य होना बहुत जरूरी है। को निर्णय प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रखा गया। और एस्टोनिया और फिजी के उदाहरण भी तो हैं। वो नागरिकता और मतदान के नियमों में हेरफेर को दर्शाते हैं। वहां क्या हुआ था? एस्टोनिया में नागरिकता के नियम इस तरह से जटिल बनाए गए कि वहां रहने वाले रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए मतदान का अधिकार हासिल करना लगभग नामुमकिन हो गया। और फिजी में? फिजी के चुनाव प्रणाली में ये नियम था कि जो मूल निवासी हैं, उनके वोट की कीमत भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज्यादा होगी। मतलब एक व्यक्ति एक वोट, एक मूल का जो बुनियादी सिद्धांत है, उसे पूरी तरह कुचल दिया गया। बिल्कुल कुचल दिया गया। अगर समाज के किसी खास वर्ग को वोटिंग से बाहर कर दिया जाए या उनके वोट का वजन कम कर दिया जाए, तो वो चुनाव समाज की सच्ची तस्वीर पेश नहीं कर सकता। दिखावा। हाँ, ये उन तंत्रों की पहचान है जो बाहर से तो लोकतांत्रिक आवरण ओढ़े रहते हैं, लेकिन भीतर से गहरी असमानता पर टिके होते हैं। चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो गए। ठीक है, मान लिया। सबके वोट की कीमत भी बराबर हो गई और जीतने वाले प्रतिनिधि के पास फैसले लेने की असली ताकत भी आ गई। लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या? ये बहुत अहम सवाल है। क्या चुनाव जीतना किसी नेता को एक ब्लैंक चेक दे देता है कि वो जो चाहे कर सके? बिल्कुल नहीं। स्रोत सामग्री में जिम्बाब्वे का एक बहुत ही दिलचस्प और प्रासंगिक उदाहरण है जो इसी सवाल पर चोट करता है। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरे लोगों के शासन से आज़ादी मिली। उसके बाद से वहां रॉबर्ट मुगाबे और उनकी पार्टी जेनू-पीएफ का ही शासन रहा। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि मुगाबे शुरुआत में वाकई बहुत लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया था। रुको, यहाँ मेरी एक उलझन है। अगर कोई नेता इतना लोकप्रिय है, जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसे सचमुच अपना हीरो मानता है और उसने चुनाव में भारी बहुमत भी हासिल कर लिया है, तो फिर वो अपनी मर्जी से कानून क्यों नहीं बना सकता? आखिरकार बार बार यही तो कहा जाता है कि बहुमत का शासन ही लोकतंत्र है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। अगर बहुमत उनके साथ है तो फिर नियम बदलने में दिक्कत क्या है? यहीं पर हमें बहुसंख्यकवाद यानी मेजॉरिटेरियनिज्म और लोकतंत्र के बीच का फर्क समझना होगा। लोकतंत्र केवल बहुमत के शासन का नाम नहीं है। अच्छा। चुनाव जीतना किसी भी नेता या पार्टी को संविधान और कानून से ऊपर नहीं कर देता। चुनाव के बाद भी एक बहुत ही स्पष्ट लक्ष्मण रेखा होती है। लक्ष्मण रेखा? मतलब कुछ सीमाएं होती हैं। बिल्कुल। मुगाबे ने जिम्बाब्वे में जो किया वो इसका उदाहरण है कि कैसे लोकतांत्रिक तंत्र का इस्तेमाल उसी लोकतंत्र को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने ऐसा क्या किया था? उन्होंने बार बार संविधान बदला, लेकिन देश की भलाई के लिए नहीं, बल्कि खुद को और अधिक ताकतवर बनाने के लिए। हाँ, स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि कैसे विपक्ष और मीडिया को कुचला गया, विपक्षी दलों के सम्मेलनों में गड़बड़ी की गई, डराया धमकाया गया, सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया और सबसे बड़ी बात, टेलीविजन और रेडियो पर पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण कर लिया गया। और यही वो तंत्र है जिसके जरिए आधुनिक तानाशाह काम करते हैं। वे एक दिन अचानक आकर संसद को बंद नहीं करते। मतलब ये सब बहुत धीरे धीरे होता है। बिल्कुल। वे धीरे धीरे कानूनी तरीकों से अदालतों की स्वतंत्रता को खत्म करते हैं, पत्रकारों पर दबाव डालते हैं और नागरिकों के बुनियादी अधिकारों को छीन लेते हैं। ये तो बहुत डरावना है। हाँ, सरकार चाहे कितनी भी लोकप्रिय क्यों न हो, उसे कुछ बुनियादी संवैधानिक कानूनों और नागरिकों के अधिकारों के दायरे में ही काम करना होता है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान
चुनाव कराने जितना ही जरूरी है। इन सभी परतों को खोलने के बाद स्रोत सामग्री एकदम से गियर बदलती है और हमें एक बहुत ही तीखे सवाल के सामने खड़ा कर देती है। वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि इतनी सारी शर्तें, इतनी सारी बाधाएं, चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, वोट का मोल समान होना चाहिए, जीतने के बाद भी लक्ष्मण रेखा का पालन होना चाहिए। जब इस व्यवस्था में इतनी जटिलताएं और खामियां हैं, तो फिर हमें ये व्यवस्था चाहिए ही क्यों? श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। ये बहस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्रोत बहुत ही निष्पक्षता से पहले लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले तर्कों को सामने रखता है। मतलब इसके दोष भी गिनाए गए। हाँ, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अस्थिरता होती है, नेता और सरकारें बदलती रहती हैं, जिससे लंबी अवधि की नीतियां बनाने में मुश्किल होती है। और ये भी सच है कि अक्सर ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ सत्ता हासिल करने और वोट बैंक के खेल में बदल जाती है। नैतिकता तो पीछे ही छूट जाती है। बिल्कुल सही बात है। चूंकि इसमें हर फैसले पर लंबी बहस होती है, विपक्ष सवाल उठाता है, तो निर्णय लेने में भयंकर देरी होती है। काम धीमा हो जाता है। इसके अलावा चुनाव इतने खर्चीले होते हैं कि यह अपने आप में भ्रष्टाचार को जन्म देता है। ये सारे दोष बिल्कुल वास्तविक हैं, है ना? बिल्कुल वास्तविक है। लेकिन इन सभी ठोस कमियों के बावजूद जब हम इसके फायदों को देखते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। फायदे जैसे कि स्रोत सामग्री में 1958 से 1961 के बीच चीन में पड़े उस भयानक अकाल का जिक्र है जिसमें लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए थे। 3 करोड़? बाप रे, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। यह विश्व इतिहास के सबसे दर्दनाक अकालों में से एक था। उसी दौरान भारत की आर्थिक स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। भारत भी तो नया नया आजाद हुआ था। हाँ, लेकिन भारत में भुखमरी से उस तरह की मौतों का आंकड़ा नहीं देखा गया। ऐसा क्यों हुआ? अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह कोई भौगोलिक या प्राकृतिक अंतर नहीं था, बल्कि यह दोनों देशों के राजनीतिक ढांचे का अंतर था। बिल्कुल सही। भारत में एक बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, यहाँ प्रेस आजाद थी जो अकाल की खबरों को छाप सकती थी। विपक्ष संसद में सरकार से सवाल पूछ सकता था। इस व्यवस्था ने सरकार पर दबाव बनाया कि वह खाद्य सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाए। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, जवाबदेही, ये अकाउंटेबिलिटी। चीन में ऐसा नहीं था क्या? चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का एक छत्र राज था। न कोई स्वतंत्र मीडिया था जो भूख से मरते लोगों की तस्वीरें छाप सके, और न ही कोई विपक्ष था जो नीतियों की आलोचना कर सके। मतलब कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। बिल्कुल। शासकों को अगली बार चुनाव हारने का कोई डर नहीं था। लोकतांत्रिक शासन पद्धति इसलिए बेहतर नहीं है कि वो कभी कोई गलती नहीं करती। तो फिर क्यों बेहतर है? वो इसलिए बेहतर है क्योंकि वो शासकों को जनता की जरूरतों के प्रति जवाबदेह होने के लिए मजबूर करती है। इस बात को थोड़ा हल्के फुल्के तरीके से समझने के लिए हम इसकी तुलना एक बड़े पारिवारिक डिनर से कर सकते हैं। अच्छा, पारिवारिक डिनर कैसे? लोकतंत्र उस शोर शराबे वाले पारिवारिक डिनर की तरह है जहां घर के सब लोग एक साथ मेज पर बैठे हैं। कोई दाल में नमक कम होने की शिकायत कर रहा है, कोई कह रहा है कि आज बाहर से खाना मंगाना चाहिए था। बहुत बहस हो रही है, फैसले लेने में देरी हो रही है। बिल्कुल, हर घर में ऐसा ही होता है। हाँ, ये पूरा माहौल बहुत थका देने वाला लग सकता है, लेकिन अंततः हर व्यक्ति को ये संतुष्टि होती है कि कम से कम उसकी बात सुनी गई। सही बात है। दूसरी तरफ तानाशाही उस एकदम शांत डिनर की तरह है जहां परिवार का एक मुखिया अपनी कुर्सी पर बैठकर आदेश देता है कि आज सिर्फ टिंडे की सब्जी ही बनेगी। अरे बाप रे। और सबको बिना चूं चापड़ किए वही खानी होगी। वहां पूरी शांति है, कोई बहस नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर एक घुटन है। ये तुलना इसके मूल स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से पकड़ती है। लोकतंत्र में मतभेदों और टकरावों को सतह पर आने का मौका मिलता है और उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से संभालने का एक ढांचा मौजूद होता है। और सबसे अहम बात, इस व्यवस्था में अपनी गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। गलतियां सुधारने की गुंजाइश? हाँ, अगर कोई सरकार गलत नीतियां बनाती है तो वो हमेशा के लिए सत्ता में नहीं रह सकती। सार्वजनिक चर्चा होगी, दबाव बनेगा, और या तो शासक अपना फैसला बदलेंगे या फिर जनता अगले चुनाव में शासक को ही बदल देगी। बिल्कुल, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात गरीबी असमानता खत्म कर दे, लेकिन ये नागरिकों की गरिमा और सम्मान को बचाए रखने का सबसे सुरक्षित तरीका है। ये सब तो देशों और सरकारों और संसदों के स्तर की बातें हो गई, लेकिन स्रोत सामग्री का बिल्कुल आखिरी हिस्सा एक बहुत ही अलग दिशा में ले जाता है। हाँ, और ये हिस्सा बहुत जरूरी है। क्या लोकतंत्र का दायरा सिर्फ चुनाव आयोगों और राजनीतिक पार्टियों तक ही सीमित है?
स्रोत सामग्री इस व्यवस्था के व्यापक अर्थ को टटोलती है, जो इसका सबसे दार्शनिक और व्यवहारिक पहलू है। ये सवाल उठाया गया है कि क्या एक परिवार अपने निर्णयों में लोकतांत्रिक हो सकता है? क्या स्कूल की क्लासरूम या खेल के मैदान में लोकतांत्रिक मूल्य मौजूद होते हैं? तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र सिर्फ एक राजनीतिक मशीनरी का नाम नहीं है, ये जीवन जीने का एक पूरा नजरिया है। बिल्कुल। ये एक ऐसी जीवन शैली है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू कर सकते हैं। 100% सही। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में फैसले कैसे लेते हैं। जब परिवार में कोई बड़ा आर्थिक या सामाजिक फैसला लेना होता है, तो क्या सिर्फ घर का सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा कमाने वाला सदस्य ही फैसला सुनाता है, या फिर उस फैसले से प्रभावित होने वाले हर सदस्य की राय का सम्मान किया जाता है? ये सोचने वाली बात है। जब हम दूसरों की असहमति को स्वीकार करते हैं और ताकत के बल पर अपनी बात मनवाने के बजाय बातचीत और सहमति से रास्ते निकालते हैं ना, तब हम असल में क्या कर रहे होते हैं? तब हम असल में उस लोकतांत्रिक भावना को जी रहे होते हैं। बहुत खूब। आज की इस पूरी स्रोत सामग्री का गहराई से विश्लेषण करने पर एक बात तो बहुत साफ हो जाती है कि कागजों पर लिखी गई परिभाषाएं जमीनी हकीकतों से बहुत अलग हो सकती हैं। बिल्कुल अलग होती हैं। हमने देखा कि चुनाव का होना ही काफी नहीं है। चुनाव के पीछे का तंत्र निष्पक्ष होना चाहिए, वोट डालने का अधिकार सबको समान रूप से मिलना चाहिए, और सबका मोल भी बराबर होना चाहिए। हाँ, और सत्ता में आने के बाद बहुमत का मतलब मनमानी करना नहीं, बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर काम करना है। और इन सारी कमियों के बावजूद जवाबदेही तय करने और गलतियों को सुधारने के मामले में इसका कोई विकल्प नहीं है। सही कहा। ये जानकारी सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, बल्कि ये वो विश्लेषणात्मक चश्मा है जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। बिल्कुल, ये श्रोताओं के लिए बहुत काम की बात है कि वो दिखावटी और असली व्यवस्था का फर्क समझें। इस विस्तृत विश्लेषण को खत्म करने से पहले आइए स्रोत सामग्री से मिले इस ज्ञान को आज के बिल्कुल आधुनिक युग की एक चुनौती से जोड़कर देखते हैं। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। हमने पूरी चर्चा में इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र तभी काम करता है जब लोगों के पास अपना शासक चुनने की स्वतंत्र चॉइस हो। बिना चॉइस के चुनाव बेमानी है। हाँ, ये तो हमने शुरू में ही तय कर लिया था। लेकिन जरा सोचिए, आज के इस डिजिटल युग में जब हम अपना ज्यादातर समय स्क्रीन पर बिताते हैं, हमारी जानकारी के स्रोत, हमारी पसंद नापसंद और यहाँ तक कि हमारे राजनीतिक विचार भी सोशल मीडिया की जटिल एल्गोरिदम द्वारा निर्देशित किए जा रहे हैं। ये आज के समय का सबसे गहरा संकट है ना? हाँ, अगर हम तक पहुंचने वाली सूचनाओं को अदृश्य रूप से नियंत्रित और फिल्टर किया जा रहा है, तो हम जो राय बना रहे हैं वो कितनी स्वतंत्र है? यही वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर हमारी चॉइस को अदृश्य एल्गोरिदम द्वारा आकार दिया जा रहा है, तो क्या चुनाव के दिन ईवीएम का बटन दबाते वक्त वो चॉइस वास्तव में हमारी अपनी होती है? ये तो बहुत ही डरावना विचार है। क्या सूचनाओं के इस भारी हेरफेर से लोकतंत्र की उस बुनियादी परिभाषा पर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा है जिसे हम देख भी नहीं पा रहे हैं? ये सोचा जा सकता है। बिल्कुल, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। इस सवाल के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। खोजते रहिए और अपने आसपास के तंत्र पर सवाल उठाते रहिए।